हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदांत। दिस इज सी अंजलि और हम देख रहे थे चैप्टर 34। चैप्टर 34 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले 4 पार्ट्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे पार्ट ई, जो लास्ट पार्ट है। पार्ट ई बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन का क्या मतलब होता है? कुछ टाइम के लिए रोक देना। ये बात करता है रेमिशन के बारे में, मतलब किसी तरीके का छूट दे देना। कॉम्पिटिशन के बारे में, मतलब किसी तरीके से पनिशमेंट में कमी कर देना, कम कर देना। ठीक है, तो सस्पेंशन, रेमिशन एंड कॉम्पिटिशन के बारे में बात करता है पार्ट ई ऑफ चैप्टर 34। इसमें सबसे पहले सेक्शन आता है हमारा 370 472। 472 बात करता है मर्सी पिटीशन के बारे में। इस बारे में बात करते हैं मर्सी पिटीशन के बारे में। अब कोई कन्विक्टेड पर्सन है, उसको कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दी। अब उस पर्सन को जो है हैंग किया जाना चाहिए एज पर जजमेंट, एज पर ऑर्डर। ठीक है, लेकिन क्या अब इसके पास कोई ऑप्शन है जिससे कि ये बच सकता है? क्या इसके पास कोई ऑप्शन है जिससे ये बच सकता है अगर इसे कोर्ट ने इसको जो है डेथ पेनल्टी दे दी? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 ये राइट देता है कि ये अपनी पिटीशन लगा सकता है। 72 में प्रेसिडेंट के सामने और 161 में गवर्नर के सामने। किस लिए? कि मुझे डेथ पेनल्टी दी गई है, मैं अपनी मर्जी पिटीशन फाइल करता हूं, तो आप मुझे जो है मेरी डेथ पेनल्टी को माफ कर दो। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर सारे सिचुएशन देख के ऐसा पावर रखते हैं कि वो उसकी डेथ पेनल्टी को माफ कर सकते हैं। ये कहाँ दिया गया है? हमारे आर्टिकल 72 में एंड आर्टिकल 161 में ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी कन्विक्टेड पर्सन है उसको जब भी डेथ पेनल्टी दी जाएगी तो उसके पास ये राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल होंगे। तो ये राइट्स कब कोई पर्सन एक्सरसाइज कर पाएगा? एक अथॉरिटी होती है सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के नाम से, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के नाम से। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कन्विक्टेड पर्सन को क्या करे? इन्फॉर्म करे। 30 डेज के अंदर अंदर करे। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल कन्विक्टेड पर्सन को ये इन्फॉर्म करेगा कि आपकी जो है पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो आपने लगाई थी अपील के लिए, रिव्यू के लिए, या आपने जो है स्पेशल लीव ली थी अपील करने के लिए, वो डिसमिस हो गई है। वो क्या हो गई है? डिसमिस हो गई है। आपने सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अपील लगाई थी, वो डिसमिस हो गई है, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुन रहा। या फिर हाई कोर्ट जो है इसको कंफर्म कर देता है कि हाँ इसे डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। और जो हमारे को टाइम मिला था स्पेशल लीव लगाने का सुप्रीम कोर्ट में कि हम अपील करेंगे, अपील करने के लिए क्या मिला हुआ था? राइट, वो एक्सपायर हो गया है। क्या हो गया है? वो टाइम खत्म हो गया है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अपनी अपील नहीं लगा सकते। ठीक है, और हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। तो ऐसे में 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल क्या करता है? इन्फॉर्म करता है कन्विक्टेड पर्सन को। तो उस सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल क्या करता है? इन्फॉर्म करता है इनको। तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जैसे इसने इन्फॉर्म कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कन्विक्टेड पर्सन को अपने ये राइट्स एक्सरसाइज करने का राइट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? 30 दिन के अंदर अंदर जो है हमें प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास अपनी पिटीशन लगानी है। 30 दिन हम कब से देखेंगे? जैसे ही सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल ने ये बता दिया कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो हमने अपील लगाई थी वो डिसमिस हो गई है, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाने का टाइम जो है एक्सपायर हो गया, तो हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि आपको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। तो अब एक बंदा क्या करेगा? वो जा सकता है गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास। कहाँ जाएगा? 72 में या फिर 161 में।
हम देखते हैं सेक्शन 472। तो कोई पर्सन कहाँ जा रहा था, गवर्नर के पास या फिर प्रेसिडेंट के पास। इस सिचुएशन वो गवर्नर के पास गया और गवर्नर ने है जो उसकी अपील डिसमिस कर दी या डिस्पोज ऑफ कर दी। डिस्पोज ऑफ मतलब सुन ली और अपना डिसीजन दे दिया, स्टिल वो एग्रीड है, या फिर डिसमिस ही कर दी। तो अब उसके पास क्या राइट होगा, वो कहाँ चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। कहाँ चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। कितने दिन के अंदर अंदर जा सकता है, 60 डेज के अंदर अंदर वो अपनी इस अपील को प्रेसिडेंट के पास लगा सकता है। पहले हमें मिले थे 30 दिन, जैसे ही सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल ने इन्फॉर्म किया, यहाँ पे मिले हैं 60 डेज। और कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक से ज्यादा कन्विक्ट है, तो मोर देन वन कन्विक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल होगा वो बोलेगा कि सबके सब जो है अपनी मर्सी पिटीशन मुझे फाइल कर दो 60 डेज के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर मुझे फाइल कर दो। और ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल ये मर्सी पिटीशन और जो भी केस की डिटेल्स होगी वो गवर्नमेंट के पास ले जाएगा। तो गवर्नमेंट जो भी है, स्टेट गवर्नमेंट का केस है तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास क्या ले जाएगा, सारी डिटेल्स। कब, जब एक से ज्यादा कन्विक्टेड है तो वो अपनी मर्सी पिटीशन लगाएंगे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल को देंगे और सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा। अब ये हमारी जो मर्सी पिटीशन है वो कहाँ आ गई, गवर्नमेंट के पास। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी तो वो क्या करेगी, वो कमेंट्स मांगेगी, राय मांगेगी, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। तुम्हारा क्या कहना है इस पर, क्या डेथ पेनल्टी को जो है वो हटा देना चाहिए या दे देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस कमेंट्स को लेने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर वो क्या कर देगा, प्रेसिडेंट को अपनी राय दे देगा, प्रेसिडेंट को अपनी रिकमेंडेशन दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमारी तो ये राय है, बाकी आप देख लो। फिर प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर देगा, क्या करेगा, अपना ऑर्डर देगा, मतलब उस मर्सी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करेगा। जैसे ही वो डिस्पोज ऑफ कर देगा उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दे कि ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल को इन्फॉर्म कर दे कि ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया। तो किसकी ड्यूटी है ये, हमारी गवर्नमेंट की। कौन सी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अब जब ये ऑर्डर आ जाता है, ये पिटीशन जो है डिस्पोज ऑफ हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी अपील नहीं होगी, उसके बाद कोई भी अपील नहीं होगी किसी भी कोर्ट में। तो जहाँ प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने ऑर्डर दे रहे हैं वहां कोई अपील कोर्ट में नहीं जाएगी। कोर्ट में ये इंक्वायरी भी नहीं की जाएगी कि प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो लिया तो लिया और आगे बस वही फाइनल है, आगे कोई कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं होती। तो ये था कंप्लीट सेक्शन 472 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 473 जो हमें बताता है सस्पेंशन एंड रेमिशन के बारे में। सस्पेंशन एंड रेमिशन कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन करेगा इसे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है अभी हम देखेंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है सस्पेंशन और रेमिशन करती है, लेकिन जो मर्सी पिटीशन फाइल की गई थी वो कहाँ की गई थी, गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 72 एंड 161। तो सस्पेंशन एंड रेमिशन किया जा रहा है अंडर सेक्शन 473, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू किया जा रहा है। तो किसी भी पर्सन को जिसको पनिशमेंट मिली है वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। क्यों, अपनी पनिशमेंट को सस्पेंड कराने के लिए या रेमिट कराने के लिए। सस्पेंड मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको रोकने के लिए, रेमिट मतलब कुछ कमी कराने के लिए, उसमें कुछ कम कराने के लिए। तो ये जो है हमारा कन्विक्टेड पर्सन जा रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगी, जब ऑफेंस इस टाइप का होगा जो उस लॉ को वायलेट करता है जो यूनियन लिस्ट में प्रिवेल करता है। तो शेड्यूल 7 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक लिस्ट दी हुई है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स होती है लॉ बनाने की। तो उसमें अगर फॉल करता है उस लिस्ट में जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जहां पर यूनियन की पावर एक्सटेंड करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर आ जाएगी। ठीक है,
तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का क्या मतलब होगा? स्टेट गवर्नमेंट वो वाली स्टेट गवर्नमेंट होगी जहां पर भी जजमेंट या फिर ऑर्डर आया है। तो उस वाली जहां जिस भी स्टेट में आया है वहां की गवर्नमेंट को हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब वहां की स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो ये पर्सन जो है वो कब यहाँ पर सस्पेंशन और रिमिशन के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास अपील लगा सकता है? ये पर्सन कहाँ होना चाहिए? जेल में। कहाँ होना चाहिए? जेल में। तो ये पिटीशन खुद भी लगा सकता है, कोई और भी लगा सकता है। तो ये खुद लगा रहा है तो ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल को अपने पिटीशन देगा और वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास इसके पिटीशन को पहुंचाएगा। लेकिन इसके बिहाफ पर कोई और पर्सन लगा रहा है तो वो लगा सकता है और वो इन्फॉर्म करेगा कि जिस पर्सन के बिहाफ पर लगाई जा रही है वो जेल में है। ठीक है, तो कन्विक्टेड पर्सन अपनी जो है पिटीशन लगा रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। अब हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? कोई कंडीशन लगा भी सकती है, नहीं भी लगा सकती। तो इसको जो भी एप्रोप्रिएट लगेगा वो ये करेगी, लेकिन ये उस जज या फिर उस मजिस्ट्रेट को जिसने जजमेंट दी है उसको रेफर करेगी, उसकी भी राय लेगी, उससे भी पूछेगी, उसके भी रीजंस लेगी कि जो ये कह रहे हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसको कंसल्ट करने के बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी, कंडीशन लगाकर या बिना कंडीशन के जो है रेमिशन या सस्पेंशन ग्रांट कर सकती है। लेकिन ये कंडीशन इस टाइप की होनी चाहिए कि जिसको पूरा किया जा सके। अगर कंडीशन ऐसी लगा दी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, वेग सी कंडीशन लगा दी जिसको कन्विक्टेड पूरा नहीं कर सकता, तो क्या ही फायदा होगा सस्पेंशन या फिर रेमिशन का। और कंडीशन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि जो कन्विक्टेड जो जिस तरीके की चाह रहा है, मतलब जो वो कह रहा है कि वही कंडीशन लगा दी, तो बस कंडीशन लगाने के लिए लगा दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो रीजनेबल कंडीशंस है वो पुट ऑन की जानी चाहिए, उसके बाद सस्पेंशन या रेमिशन किया जा सकता है उस जज या मजिस्ट्रेट को रेफर करके जिसने वो जजमेंट दी थी। तो ये था हमारा कंप्लीट सेक्शन 473। इसमें एक और बात आती है, अगर इस कंडीशन का वॉयलेशन होगा तो क्या होगा? मान लो ये कंडीशन लगा के सस्पेंशन या रेमिशन कर दिया, तो अब वो बंदा जो है इस कंडीशन को वॉयलेट कर देता है, तो क्या करेंगे? इसको फिर से अरेस्ट करके जेल में भेज देंगे। तो विदाउट वारंट इसका अरेस्ट करेंगे और इसको जेल में भेज देंगे अगर ये कंडीशन को वॉयलेट करता है तो। और वहां पे ये क्या करेगा? अपने पनिशमेंट को पूरा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है 474। सेक्शन 474 की के बाद बोलता है, ये कम्यूटेशन के बारे में बताता है। जब सेंटेंस का कम्यूटेशन होता है, मतलब कम हो जाती है सेंटेंस, कौन करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कम्यूटेशन। मतलब जैसे मान लो किसी को डेथ पेनल्टी दी थी तो उसकी कम्यूट कर सकते हैं किसमें? लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी तो उसको दे सकते हैं 7 साल की सजा। मतलब 7 साल तो कम से कम उसे करने ही है। और जो है अगर किसी को 7 साल की दी गई थी, 7 साल या उससे ज्यादा की दी गई थी, तो 3 साल की सजा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी पे जो है 7 साल से कम की दी गई थी तो लेस देन, ठीक है, लेस देन 7 इयर्स की दी गई थी तो फाइन। किसी को रिग्रेस दी गई थी तो रिग्रेस मतलब हार्ड, उसकी कर सकते हैं सिंपल में। तो हम देख सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो हल्का हो रहा है, कम हो रहा है, कम हार्ड हो रहा है। डेथ पेनल्टी थी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी तो 7 इयर्स कर दिया, 7 इयर्स थी तो 3 इयर्स कर दिया, 7 इयर्स से ज्यादा थी तो फाइन कर दिया, रिग्रेस थी तो सिंपल कर दिया। जो भी यहाँ पर सेंटेंस दे सकते थे उतना ही सेंटेंस यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन नेचर को जो है वो चेंज कर दिया। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है और कन्विक्टेड की बिना कंसेंट के कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है 475। 475 बोलता है कि मान लो किसी पर्सन का जो है डेथ सेंटेंस था, ठीक है, और उसको कम्यूट कर दिया, तो कम्यूट क्या होएगा उसका? 7 इयर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो कर दिया तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गए।
या फिर कि कोई भी पर्सन है जिसे कन्विक्ट करके सेंटेंस दे दिया गया, और सेंटेंस जो है उसको हम कैसा भी दे सकते थे, डेथ पेनल्टी भी दे सकते थे, क्योंकि उसने इतना हीनस क्राइम किया था कि उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती थी। तो ऐसे सिचुएशन में जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उसको कम से कम 14 इयर्स की पनिशमेंट को कंप्लीट करना होगा, कम से कम 14 इयर्स की पनिशमेंट को उसे कंप्लीट करना होगा, ठीक है, क्योंकि उसने इतना हीनस क्राइम किया है कि इसकी जो है सेंटेंस जो है वो डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती थी। नेक्स्ट सेक्शन है 476। सेक्शन 476 क्या कहता है? सेक्शन 476 बोलता है अगर स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंशन कर रही है, रेमिशन कर रही है या कम्यूटेशन कर रही है, ऐसे सिचुएशन में जहां पर डेथ पेनल्टी की भी बात हो रही है, तो डेथ पेनल्टी की बात हो रही है और वो सस्पेंशन कर रही है, रेमिशन कर रही है, कम्यूटेशन कर रही है, तो ये पावर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्सरसाइज कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पर पूरा पूरा राइट होगा कि वो अपनी पावर सस्पेंशन की, कम्यूटेशन की, रेमिशन की एक्सरसाइज कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है 477। 477 में बोला है अगर स्टेट गवर्नमेंट रेमिशन कर रही है, सस्पेंशन कर रही है या कम्यूटेशन कर रही है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेगी, किसके सिचुएशन में? जब ऑफेंस ऐसा है जिसके अंडर इन्वेस्टिगेशन हुई है किसी सेंट्रल एक्ट के अंदर, तो कोई सेंट्रल एक्ट था जिसके अंडर इन्वेस्टिगेशन हुई है उस ऑफेंस की, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना होगा, उसके बाद ही स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर पाएगी, क्या? सस्पेंशन, रेमिशन या कम्यूटेशन। या फिर ऑफेंस ऐसा था जो उस प्रॉपर्टी से हुआ है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी थी, उस पर अगर ऑफेंस हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी होगी। या फिर थर्ड सिचुएशन, जब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा, वो वर्कर होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सर्विस में होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, प्रॉपर्टी है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगी, उसी के बाद सस्पेंशन, रेमिशन या कम्यूटेशन कर पाएगी। 477 ये भी कहता है कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां ऑफेंस ऐसा हुआ हो यूनियन गवर्नमेंट की भी, जहां पर पावर हुई एग्जीक्यूट होती है, लगती है, एक्सटेंड होती है। मान लो ये ऑफेंस 1 है, ठीक है, ये ऑफेंस 1 है, तो ये ऑफेंस जो है वो 2 एक्ट से मिलकर बना है, ये ऑफेंस जो है वो 2 ऑफेंस से मिलकर बना है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर लगती है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर लगती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर स्टेट गवर्नमेंट कम्यूट कर रही है, सस्पेंड कर रही है या रेमिट कर रही है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पावर लेगी, किसके लिए? O3 के लिए, उस एक्ट के लिए जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर एक्सटेंड करती है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर 34। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 35 जो हमें बॉन्ड के बारे में बताता है, सिक्योरिटी बॉन्ड कब हमें देना होता है, क्या उसके प्रोविजंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।